वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इसी बीच हम पटना में एक ऐसे प्रेमी युगल के पास पहुंचे हैं जिनकी कहानी प्रेरणादायी है। दोनों जब एक होते हैं तो समाज के कई लोगों का जीवन बदल देते हैं। दोनों दंपति पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। हमारे साथ हैं राजेंद्र जी और मंजू जी। मैं बेसिकली राजस्थान चूरू जिला का रहने वाला हूँ। नाम का मेरा बचपन ज़्यादातर एसओएमएस हॉस्पिटल है, तो मेरा वहीं कटा है और मैं एसओएमएस हॉस्पिटल में लोगों की मदद करना और युवाओं को कॉलेजों में जाके प्रेरित करना ब्लड डोनेशन के लिए और कई आंदोलनों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और वहाँ पर डे दिव्यांग आते थे, उनके लिए इंडिया भर में जहाँ जहाँ मुझे जाना होता था मैं जाता था और मुझे अच्छा लगता था। ये एक सोच थी कि जो हमारे जैसे दिव्यांग हैं उनकी ज़िंदगी पेंशन से या गवर्नमेंट योजनाओं से नहीं, वो जब खुद इनकम करेंगे तो उनके अंधेरे ज़िंदगी में उजाला आएगा और वो हर चीज़ खरीद सकते हैं। जी, तो अब हम मंजू जी से बात जान लेते हैं। आप कहाँ से? मैं नालंदा बिहार से, हिलसा ब्लॉक। मेरा नाम मंजू कुमारी हुआ। मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद करूंगी, अभिनंदन करती हूँ। आप नालंदा से ये राजस्थान से मुलाकात कैसे हो गई? हमारी मुलाकात एक बिहार विकलांग अधिकार मंच जन संगठन है बिहार में, अभी भी चल रही है, उसी में हुआ था। ये गेस्ट रूप में वहाँ पे आए हुए थे। उस समय महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष थी उस संगठन की। उसमें एडवोकेसी वगैरह का काम होता था, उसी में आए हुए थे। एक्चुअली उस समय इनका नाम बहुत चल रहा था, हमको पता भी नहीं था कि गेस्ट है। जब वहाँ पे गए तो पता चला कि 2-4 दिन पहले ही पता चला कि गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। इनका नाम इतना ज़्यादा था जैसे लग रहा कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा हो। और जब मेरी मुलाकात इनसे हुई पहली बार तो मुझे अजीब लगा कि इतना ऐसे इंसान के लिए, क्योंकि इनको हमारे प्रोग्राम में सचिवालय के गेट पे, मुझे आज भी याद है, इनको जब माइक दिया गया 2 शब्द भी अच्छा से नहीं बोल पाए थे। पता नहीं क्यों नहीं बोल पाए थे, हालांकि बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उस दिन नहीं बोल पाए। तो शायद मेरी मानसिकता उतनी सा में ये आकलन की कि ये तो कुछ बोल ही नहीं पाया, तो इसके बारे में क्या होता। कौन जानता था कि कल ये हमारे लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। उस समय देखिए थीम गॉड का क्या मेरे मन में चल रहा था, और बस वही मुलाकात है। फिर उसके बाद कैसे लगा कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए? उस समय तो बस मैं एक दूसरे को देखी थी और मैं अपना 4 व्हीलर एक था, मैं उससे गई थी। और उस संगठन में सब लोग, जैसे कि प्रोग्राम जब सॉर्ट आउट हुआ तो सब लोग धरना प्रदर्शन से अपने गंतव्य स्थान पे जब चलने लगे तो सब लोग लगभग जा चुके थे, हम और ये बच गए थे, और ये कोई और लड़की थी वो बची थी। तो ये चूँकि गेस्ट थे हमारे यहाँ बिहार में, तो हम लोग को लगा कि भाई अतिथि देवो भव, कुछ भी हो सम्मान हमको करना चाहिए। तो हम पूछ दिए कि आप कैसे जाइएगा, तो ये बोले कि चलेंगे कैसे, आप कैसे जाइएगा। हम कि हमारा तो गाड़ी आ रहा है, गाड़ी उस समय चला गया था कहीं, तो हम कि हमारा तो गाड़ी आ रहा है ड्राइवर लेके, तो हम उससे चलेंगे। फिर बोले कि चलिए तो फिर साथ में चलते। वही बैठना हो गया उसमें, और जब बैठे ना गाड़ी में तब ये तत्काल ही पूछ दिए कि मतलब आपके लाइफ में कोई लड़का है क्या, ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमारा जो भारत का कल्चर है, खासतौर से बिहार का, आप समझ सकते हैं 2014 की बात है, तो उस समय लड़कियां की लाइफ में हो या ना हो, कोई भी नहीं कहेगी कि हाँ है मेरे लाइफ में। हालांकि मैं तो थोड़ा प्रैंक थी, क्योंकि पहले से ही बाहर निकल रखी थी, तो मैं बोली नहीं ऐसा तो कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। दोस्तें तो बहुत हैं लेकिन लाइफ पार्टनर अभी तक कोई नहीं। तो बोले तो फिर सीधे से बोले कि क्या आप मेरे लाइफ में आइएगा, मतलब मेरे से शादी कीजिए। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा उस समय, मैं कुछ जवाब नहीं दी, मैं हल्का सा मुस्कुरा के रह गई। इस बात को मैं घर जाके रिपीट किया अपने छोटे वाले भाई से। उस समय इतना अजीब लगा कि मुझे वो लगा कि कोई पागल सनकी सा था। बाकी फिर बहुत सारी बातें रास्ते में होती रही, फिर अपने जगह पे आ गए, फिर हम अपने घर आ गए, इनको वहाँ छोड़ दिए। अचानक एक मुलाकात और आपने प्रपोज कर दिया? उसका रीज़न ये है कि इन्होंने कहा ना कि उस दिन वो बोले नहीं। मैंने आप थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मेरा एक विजन है, मेरा एक किक है और मेरा एक गोल है, तो मैं बोलता कम हूँ, कार्य धरातल पर करना मुझे अच्छा लगा। और मैं इनकी बातें जब सुनी तो मुझे लगा कि यही वो किक है जिसकी मुझे तलाश है। ईश्वर ने मुझे
यहाँ पर लेकर आए हैं तो इस किक की वजह से लाए हैं, वरना तो बिहार या अन्य राज्य में हम कई बार जाते हैं, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हमें जो प्राप्त है वो होना है। तो मैं इनसे तत्काल, ये गॉड गिफ्ट मानिए कैसे भी मानिए, मैं इनको तत्काल ये कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और आपके लाइफ में अगर कोई है नहीं तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे आप जैसे की ज़रूरत है। अगर हम हो जाते हैं तो माता रानी की कृपा से हम एक दिन अपने प्रेम का एक मिसाल बनाएंगे। जैसे शाहजहाँ मुमताज़ हैं वैसे हमारी भी एक मिसाल बनेगी, और हमारी जो समाज है उनकी जो जीवन में अंधेरा है उसको हम उजाला की ओर लाने में सक्षम होंगे। मतलब कि दोनों को सोशल वर्क के प्रति। जी 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 जी। अच्छा, वो मुलाकात हुई और उसके बाद राजेंद्र जी राजस्थान से पूरी तरीके से बिहारी बन गए? नहीं, टाइम लगा, क्योंकि हम लोग का वो धरना प्रदर्शन जो था वो करीब 12-13 दिन चला था। 14 दिन तक मैं मतलब लगातार आते जाते रही धरना प्रदर्शन पे। दिन में जाती थी और शाम को चली आती थी, क्योंकि वो हमारा मंच था। ये तो यहाँ के गेस्ट थे और ये भी धरना पे बैठे हुए थे, अनशन पे। तो हम लोग कुछ सूत्री को दिव्यांग सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए थे, लगता है 14 सूत्री मांग था उस समय। तो इस तरह 13 दिन मुलाकात हुई, लेकिन बातचीत नहीं होती थी हमारी। बस एक दूसरे को देखते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। 14वां दिन जिस दिन ख़त्म हुआ, ये बोले कि हमको आज हम तो अपने जगह पे चले जाएंगे, तो हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग जगह बैठे एक जगह। तो फिर हम लोग, याद है कि एक पार्क कहीं भी निश्चित किया जाए तो कुम्हरार पार्क में हम लोग बैठे थे। वहीं पे आधा घंटा हम लोग की मीटिंग हुई। ये अपने बारे में कुछ बताया, अपने बारे में मैं अपनी स्टोरी बताई, कैसे बचपन रहा, कैसे क्या रहा। उसके बाद निर्णय हुआ, दोनों का निर्णय सेम चीज़ क्या मिला कि ये भी आगे लाइफ में क्या करना चाहते, विजन क्या था दोनों का। तो दोनों का विजन एक ही मिला जा करके कि दोनों को समाज सेवा में रुचि थी। तो यही चीज़ जो है ये दोनों को आकर्षण का केंद्र बना, और लगा कि हाँ, अगर हम दोनों मिल जाएं तो कुछ अच्छा हो सकता है। घर वाले राजी हो गए? नहीं, घर वाले को मनाना पड़ा। घर वाले में राजी, मेरा सबसे पहले अगर कहा जाए तो मेरे छोटे भाई दोनों राजी हो गए और बहुत खुश हुए। इनसे जब मिलाया गया तो दोनों भाई बहुत खुश हुए। फिर मम्मा से मिलाया गया, पापा को भी मनाया गया। अंततः सबको मना करके ही शादी किया गया। जी। क्या डर होता था पिताजी को? पापा को बस डर इतना था कि जब इनसे बात किए, पापा इनको जब मिलाने की, हमसे तो ये बात नहीं किए, लेकिन जब पापा से ये मिलने गए, पापा जब पूछे कि कौन कौन है आपके फैमिली में, तो ये सीधे से बोले कि मेरे फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं 10 साल की उम्र से ही रोड पे पला बड़ा हूँ, मतलब लवारिश हूँ। तब पापा को बस एक ही डर हुआ कि जिसका कोई गार्जियन नहीं है, कोई घर नहीं है, मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है, तो फिर मेरी बेटी को लेके कहाँ जाएगा। हो सकता है कल के डेट में मार दे कहीं कुछ, क्योंकि जो चल रहा था उस समय माहौल, रोज पेपर वर्क ये देखते थे। तो ये डर से पापा सीधे ना कर गए। फिर लेकिन शादी हो गई? नहीं, फिर इसी तरह आनाकानी करते हुए भाई बहुत मनाया, फिर हम भी मनाए कि मम्मा अगर मरना ही होगा, उनके हाथ से मरना होगा, तो लिखा होगा तो कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं बहुत हिम्मत करी कि अगर वही लिखा होगा तो वही होगा। इतने सारे लोग दूर जाते हैं, कुछ भी होता है, जो होना होगा वही होगा। फिर मैं पापा को मनाई, फिर पापा बोले जब तुम ही तैयार हो तो फिर हम क्या करें। फिर सब लोग मान गए। तो कितना दिन हुआ मुलाकात और शादी में, कितना समय? लगभग 1 महीना के अंदर शादी हो गई। 14 तारीख हम लोग 3 दिसंबर को मुलाकात हुई और 14 दिन तक चला। 30 तारीख को हमारी शादी हो गई, 30 जनवरी को। यही इसके बीच में हम लोग लगता है 1-2 बार, एक बार हम लोग जयपुर भी घुमा है। ये हाँ, जयपुर मेरा घूमने का मेन मकसद क्या बना कि पापा की जो संभावनाएं थी, तो पापा बहुत डर गए। तो उसमें एक मैं ही थी, उस समय घर में सबसे बड़ी भी हूँ गार्जियन के रूप में, चूँकि पूरा घर संभाल रही थी। तो मैं पापा को बोली कि अगर आपको इतना ही डर लगता तो एक काम करती हूँ, मैं इनके इलाका घूम के आती हूँ इनके साथ। दोनों भाई सपोर्ट किया और मैं इनके यहाँ गई। जयपुर में इनके दोस्त वगैरह से सबसे मिली, सबका पॉजिटिव न्यूज आया। तब मैं बोली कि कोई नहीं बोल रहा कि वो बंदा खराब है। अभी तक तो मुझे वैसा कोई न्यूज़ नहीं मिला। और राजस्थान में एक चीज़ और सुनने को मिला, इनके जितने भी रिलेटिव दोस्त थे, भाभी वगैरह थी, तो बोली कि देखिए राजस्थानी लोग तो ऐसे हैं ना कि यहाँ लड़की अगर रो भी जाए ना और कह दे कि हम भुला गए हैं, तो राजस्थानी बंदा उसको बिहार तक भाड़ा ही नहीं देगा, बिहार तक उसके घर तक छोड़ के आएगा। तो ये मैसेज जब मुझे मिला, भाभी बोली हूँ कि आप बिंदास रहिए, बहुत अच्छा है राजेंद्र, तब थोड़ा सा मेरा भी मन
ऊंचा हो गया और भाई लोग को भी तसल्ली हुआ, घर में सब लोग भी संतुष्ट हुए, संतोषजनक शादी हुई। ये तो रहा, आपकी मुलाकात हुई, प्रेम हुआ और फिर शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है परिवार चलाना, परिवार संभालना। ये कैसे, क्योंकि आप तो आंदोलन से जुड़े हुए थे, फिर कैसे आगे का कारवां बढ़ा? नहीं, हम शुरू से इनकम करते हैं, क्योंकि आंदोलन या समाज सेवा हमने जब भी किया अपनी इनकम से ही किया है। हम अभी तक किसी से चंदा लेके काम नहीं करते थे। अब थोड़ा हम लोगों को जो कार्य करें इसमें आवश्यकता पड़ी है, और हम अपनी रोजी रोटी जैसे तैसे चला रहे थे। अचानक शादी हो गई और हमारी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि हमें दोनों पारिवारिक की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। तो ना क्योंकि मैं तो बचपन से बाहर रहता हूँ, और शादी में जैसे हमने दहेज के नाम पे कुछ आज तक 1 रुपया लिया नहीं है, बल्कि हम कोई सुविधा किसी से नहीं लिया। बस इतना इनको हमने बताया कि आप मुझ पे विश्वास करें और मैं आप पे विश्वास करूं, और हम अपनी दाल रोटी चलाते थे। कोरोना काल में जब सभी लोगों की स्थिति खराब हुई, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे जैसे जो दिव्यांग हैं उनकी स्थिति तो और ज़्यादा खराब है। शेयर मार्केट में हम लोगों को लाखों का नुकसान लगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया, जहां दिव्यांग लोग काम करते थे, सेलिंग वगैरह का। तो वहाँ शॉप के आगे मंदिर है, टेम्पू स्टैंड पे स्टार्ट किया। तो मंदिर वाले देखते थे कि सारे ऐसे दिव्यांग आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो हमें भगाने के लिए 1-2 बार बोले थे इधर उधर के। तो हमें तो नगर निगम के जो कर्मचारी थे, लिखित में तो नहीं, लेकिन वो अच्छा लगा, उनका तो सपोर्ट था, उस वजह से कोई भगा भी नहीं पा रहा था। तो लोग कचरा डाल रहे थे, जैसे मंदिर में जो भी कचरा निकलता हमारी दुकान के आगे। तो ऐसे में दिव्यांग लोग क्या है कि उठाने में सक्षम नहीं थे। तो मंजू और हम लोगों ने इसको निपटाने के लिए सोचा। तो फिर हमने रिसर्च करते करते गुलाल बनाई, और गुलाल बनाई तो सबसे पहले जो इंडियन आर्मी है दानापुर कैंट, वो स्वयं हमारे उत्पादन खरीदने के लिए पूरी टीम बटालियन के साथ यहाँ आई और लेके गई। उसके बाद हम लोगों का एक यहाँ के जो लोग हैं वो इज्जत करते हैं कि आप वाकई में देशभक्ति का काम करते हैं, इसीलिए सबसे पहले इंडियन आर्मी आपके कस्टमर बनेगी। तो हमारी जितनी गुलाल बनी थी वो ले गई। तो ऐसे ही किस चीज़ से गुलाल बनाया? हम जो मंदिर में फूल चढ़ते हैं, जो पहले तो कचरा डाल देते थे, तो हम क्या करें, वो फूल वगैरह पत्ती वगैरह। तो फिर हमने सोचा कि इनसे कुछ बनाया जाए। तो पटना के जितने भी मंदिर वगैरह हैं जहाँ शादी विवाह होता है, फूल कलेक्ट वगैरह जो किया जाता है, उन फूलों को हम लोग कलेक्ट करते, उन्हीं से हम गुलाल बनाई थी होली पे, और वो ले गए। ऐसे करते 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 हम लोगों के पास काम काफ़ी बढ़ गई, 40 दिव्यांगों की टीम हो गई। तो आप देखे होंगे कि कंकड़बाग का जो गोलंबर है फूलों से सजता था, रोज़ पार्क वगैरह सब फूलों से सजता था, और बारिश के समय में पूरा का पूरा लाखों का माल ख़त्म हो जाता था, क्योंकि बारिश में भीज के ख़राब हो जाता था। 2-3 साल प्रॉब्लम झेलते हुए हम लगे रहे। फिर धीरे धीरे हमारा माल है बाहर जाने लगा। इंडिया से जो बाहर यूएसए, जर्मनी वगैरह कुछ देशों में जो भारत के लोग रह रहे हैं, वो धीरे धीरे हम लोगों के आइटम खरीदने लगे। तो हम लोगों की थोड़ी इनकम होने लगी, हमारा हौसला थोड़ा बुलंद होने लगा। फिर नगर निगम का एक सेटअप लगा हुआ था हमारी दुकान के सामने रिसाइकलिंग का। तो फिर उनको लगा कि हमारी जहाँ दुकान है इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो वहाँ नगर निगम की तरफ से हटवा दिया, और यहाँ नगर निगम के सपोर्ट से हम लोग बना दिया, और वहाँ उन्होंने बाथरूम बना लिया। तो हम यहाँ काम करने लगे। तो लोग यहाँ पे भी लोग भगाने लगे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे दिव्यांग है, उनको पीटा भी रात में, सामान भी चोरी हो गया। पुलिस ने 2 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर बच्चे का
इलाज विलाज भी फिर बाद में पुलिस ने करवाया। तो ऐसे करते 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 हम करें तो अब सामाजिक लोग हैं वो भी जुड़ने लगे हैं। महिला बिहार भूमियार महिला संघ है एक, तो उन्होंने ये टीना का वगैरह धीरे धीरे बना दिया। आज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, बस ऐसे ही चल रहा है बस। अच्छा, तो अब जानेंगे, गुलाल बनाते थे और गुलाल से अब देख रहे हैं अचानक कि आपके पास काफ़ी धूप बत्ती अगरबत्ती ये बन रहे हैं। इसके अलावा धूप रखने वाला वो सामरानी कप जो है, स्टैंड, तो हम ये सब जानेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में कैसे आ गए गुलाल बनाते बनाते। ऐसे गुलाल तो एक जैसे होली है, होली के बाद में सीजनली ख़त्म हो जाता है, तो हम इससे फूलों से ऑयल पेंट बनाना चाहते हैं जो घरों पे होता है। लेकिन उसमें जगह भी चाहिए थी, उसमें कुछ मशीनरी बॉयलर बहुत ज़्यादा बजट चाहिए था। हम लोगों के पास बजट नहीं था, तो फिर उस ऑयल फूलों से पेंट बनाने वाले प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल किया और हाथ से अगरबत्ती बनाना चालू कर दिया। फिर अगरबत्ती से धूप बत्ती वगैरह बनाते बनाते बिकने लगा, सामान बाहर जाने लगा। तो धीरे धीरे फिर हमारा सपोर्ट खादी इंडिया एक है, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि पर्सनली तो नहीं किया हमारे फाउंडेशन को, लेकिन मंजू मेरी पत्नी है, इनको ट्रेनिंग दी। और उस दौरान 60-65 हज़ार की मशीन आती है, तो वो लगभग 30,000 में हम लोगों का हो गया, क्योंकि 15,000 रुपये तो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है और 15,000 रुपये खाने पीने का खर्च होता है। तो BIA ने कहा कि आप हमारे यहाँ 2 सालों से आ रहे हैं, हम मदद नहीं कर पाए, लेकिन ये छोटी सी मदद हम कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को जो 15,000 देना है वो BIA दे देगी। फिर खाने पीने का 15,000 हम लोगों ने पे किया और एक मशीन दे दी। और मशीन के साथ साथ हमारी इस मशीन का उद्घाटन भी खादी ग्राम उद्योग आयोग के जो डायरेक्टर है हनीफ मेवाती जी, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से आके की। और जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से किया, तब से हमारी गाड़ी चलने लग गई। अगरबत्ती मान लो कि कई कंट्रीज में धीरे धीरे अपने से अपने लोग मंगाने लग गए पोस्ट ऑफिस के जरिए। आपके पास इतना सारा प्रोडक्शन होता है, लेकिन अभी भी कुछ आपको एक कमी लगती है जो सपोर्ट चाहिए होता है पैकिंग का लेकर। देखो सर, मार्केट में अभी पोस्ट ऑफिस है, अनिल सर आए थे हमारे पास, जनरल पोस्ट ऑफिस का, अब तो रिटायरमेंट हो गए। उन्होंने बोला कि आप 100 पोस्ट ऑफिस में, जहां हमारी गंगाजल बिकती है, जहां डाक टिकट बिकती है, जहां पोस्ट ऑफिस है, वहां हम आपका सामान बेचेंगे। और खादी इंडिया है, वहाँ 2,500 प्लस शॉप है। तो उन्होंने भी बोला कि हर राज्य क्षेत्र में जहाँ खादी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बस इसको पैकिंग कर लीजिए। अब बैंक तो हमें लोन देती नहीं है सर, और दिव्यांगों के क्षेत्र में जो NGO यहाँ समाज सेवी काम करते हैं, उनके पास 3-4 सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट कर दें, ताकि ये मशीनरी वगैरह तो हम लोगों के पास आ गई, बस इनको प्रिंटिंग डब्बे बॉक्स बनवाने हैं। क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट वाले भी हमारे उत्पादन की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कस्टमर लूज पैकिंग लेता नहीं है। कस्टमर को तो अच्छी पैकिंग दीजिएगा, इसको अच्छा प्रिंटिंग डब्बा बनवा के उसमें आप डालिएगा तो बिकेगा। इसको बना के आप क्या करते हैं और इसके अलावा दूसरे को देते हैं? सर नहीं, हमारे जो कुछ पहले हम दूसरी कंपनियों को देते थे, लेकिन अब वो पोसाता नहीं है सर। तो इसलिए हमारे जो USA में, UK में जो भारतीय रहते हैं, जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य के, तो वो लोग हम लोगों से मंथली में 1 kg, आधा kg मंगवाते हैं। तो ऐसे 200-400 व्यक्ति हो गए हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए हम उनको थोड़ा थोड़ा सामान बाहर भेजते हैं। उससे जो इनकम होती है, उसी से हमारी ये संस्था चल रही है। ये जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और हमारे यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर से लेके कम से कम 15-20 स्टेट कैबिनेट मंत्री जो वर्तमान में हैं, और इससे पहले भी जो थे, वो सब हमारे कार्य की तारीफ करते हैं। कई IAS वगैरह सब हमारे कार्य की तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें खुशी इस बात की है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को
लोग तिरंगा का सम्मान करते हैं, लेकिन हम पर डे एवरी डे महात्मा गांधी, देवी देवताओं की और राष्ट्रीय ध्वज जो अखबार वगैरह में या कॉपी किताब में छपता है, उनको हम रिसाइकलिंग करके और पूजा स्थान में पहुंचा देते हैं। जिसका कैसे? सर, जितने भी ये कागज हैं, एक्चुअली में हमने यहाँ काम स्टार्ट किया तो जैसे मंदिर के आगे फूल का कचरा डालते तो वैसे ही कागज का कचरा यहाँ डालने लग गए लोग इस सेंटर के बाहर। जी जी जी। तो हमने सोचा कि अब इससे कैसे, क्योंकि हम तो दिव्यांग हैं, किसी से लड़ नहीं सकते, और तो हमने सोचा कि ये कचरा है तो उनमें देखते थे कि इन कागजों में भगवान की छपी फोटोएं भी है, महात्मा गांधी भी है, राष्ट्रीय ध्वज भी है। तो फिर इसको हम लोग रिसाइकलिंग करने लग गए, पानी में गलाए इसको, और इसमें कुछ मिला के हमने मार्केट में धूप बत्ती हमें बेचना है तो उसके लिए स्टैंड चाहिए। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है, अगर हम धूप फूलों से, मंदिर के फूलों से धूप बनाते हैं, स्टैंड अगर इससे बना देंगे तो प्रसाद वापस पूजा घर में पहुंच जाएगा, और जब यूज करने के बाद में आदमी के जब काम नहीं आएगा वो स्टैंड जमीन में गाड़ देगा तो एक पेड़ फिर निकल आएगा। वो कैसे? एक अगर धूप बत्ती का स्टैंड अगर हम फेंक देते उसमें से पेड़? सर, ऐसा है ना कि हम लोग क्या है, पर्यावरण को मद्देनजर देखते हुए उसमें बीज डाल देते हैं। अब क्या है कि एक पेड़ का तो हम नहीं लाते, जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा आता है तो थोड़ा थोड़ा बीज खरीद लाते हैं हम, 4-5 प्रकार का बीज है उसमें डाल देते बनाते वक्त, तो उसमें 1-2-4 बीज प्रत्येक के अंदर रहता है, तो वो वापस जब मिट्टी में जाएगा गिल्ले में तो वो अंकुरित हो जाएगा। वो हो जाएगा जी। लेकिन आपके यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी जितने भी लोग नजर आ रहे हैं सभी दिव्यांग हैं। सर, अभी वर्तमान में मेरे पास 10 लोग, इससे पहले 40 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा काम नहीं चल पा रहा है, सरकारी सपोर्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारी जान पहचान नहीं है, जबकि आते सभी हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से हमारी कोई जान पहचान नहीं है। और सामाजिक लोग शायद हम लोग दिव्यांगों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग भी क्या अच्छा कर सकते हैं, जो भी है। तो इस वजह से धीरे धीरे लोगों को अलग अलग सेटल करना पड़ा, लेकिन अब पटना में वो लोग कोई ई रिक्शा उनको सिखा दिया तो ई रिक्शा चला रहे हैं, बल्कि फूल ला देते हैं। और हमारे अभी 10 दिव्यांग हैं जो काम करते हैं, कुछ सेलिंग का काम करते हैं, तो कुछ फूल लाते हैं, कुछ बनाने का काम करते हैं। यहाँ दिव्यांग ही को ही आप काम पर? नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी, जैसे बहुत सारा ऐसा काम है जो सही सलामत है, लेकिन उस जगह हम महिलाओं को रखेंगे जो समाज से कटी हुई हो, जाओ, मतलब कई प्रकार की महिलाएं भी समाज से उत्पीड़ित हैं, उन महिलाओं को भी रोजगार की ज़रूरत है। अब जैसे हमारे दोनों पैरों से अभी सारे दिव्यांग हैं, अब पानी चाहिएगा इनको पीने के लिए, तो कोई पानी देने वाला भी होना चाहिए, ये बना देंगे तो कुछ सुखाने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम महिलाओं को रखेंगे। वर्तमान में अभी हमारी पैकेजिंग नहीं बन रही है, तो सेलिंग में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही हमारी ईश्वर की कृपा से प्रिंटिंग है वो अगर बंदोबस्त हो जाता है, मार्केट में सेलिंग होगी, तो बहुत सारे और भी दिव्यांग बढ़ेंगे और ऐसी महिलाओं को भी हम जोड़ेंगे। जी मंजू जी, यूँ कहें तो आप दोनों का मिलना कई लोगों के लिए लाभकारी हो गया। जी, एक्चुअली ये बात है कि कोशिश यही है कि दोनों मिलके कुछ ऐसा कर जाएं कि समाज को बेनिफिट हो जाए, क्योंकि जीवन में आए हैं तो कुछ करना है। क्योंकि अपने लिए जीना, औरों के लिए जीना, मेरा मानना है कि अपने लिए तो लोग जीता ही जीता, काम उतना ही करता है, क्योंकि 2 पैर 2 हाथ ही लोग को मिला है, और जो ब्रेन मिला है उसका ही यूज करके वो काम करे, चाहे वो अपने लिए करेगा तो उतना ही में सिमट के रह जाएगा। मेरा सोच था उस समय, हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने साथ साथ कई लोगों को जोड़कर चले। तो एक छोटी सी पहल है दोनों की, और हम दोनों का एक छोटा सा सपना है। वो सपना कुछ ऐसा है कि एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ा हो जाए। हमने अपने इंडस्ट्री का एक छोटा सा नाम भी दिया है, और उस संस्था का नाम है T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन। ख़ास तौर से इसका नाम ऐसा है कि ये सपना छोटा मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसको मैं बिहार में शुरू की हूँ, इंडस्ट्री ये बिहार में लगेगा, लेकिन इसको ले जाना मुझे विदेश तक है।
इसका हर राज्य में इसका एक सेंटर हो, और ये इंडिया जब मैं हर राज्य को टच करूं उसके बाद कब मैं बिहार की ओर पैर फैलाऊं, इसलिए मेरा पहल ही बिहार आउट ऑफ इंडिया से है। क्योंकि हमारा अगर कहा जाए तो सब लोग बिहार में मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो ये मार्केटिंग ही यूके से शुरू की है। अभी परिवार में अब कौन कौन? मैं, मेरे पतिदेव जी राजेंद्र और मेरे 2 बच्चे हैं। भगवान के दया से बच्चे इतने क्यूट हैं, गॉड का बहुत बहुत शुक्र कि मेरे दोनों बच्चे को कोई भी देख लीजिए तो कहिए कहीं फॉरेन से लेके आए हैं। बच्चे मैं उतना अच्छा अचीव नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हैं दोनों बच्चे। तो एक बेटा और एक बेटी। बेटा का उम्र 4 साल, बेटी का उम्र 9 साल। बेटी अभी बिशप पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है, 2 क्लास में है। बेटा अभी पीएनसी में है। तो बिल्कुल सुना आपने दोनों को। दोनों की जीवन लोगों के लिए मिसाल है और लक्ष्य यही है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए जिया जाए और कुछ ऐसा नाम किया जाए कि समाज के लोगों को फ़ायदा हो, इसके अलावा बिहार का भी नाम हो। और इनका लक्ष्य है कि एक इंडस्ट्री एक ऐसा तैयार करें जिसकी धमक विदेशों तक हो। ईट विभाग के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।